आप समझते हैं कि इस दफ़ा वो कोई बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे और ये हुकूमत डिलीवर कर सकेगी? अतर साहब, वो पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो यहाँ पे भी सिंपल इतनी बात है कि अगर तो आपकी आपके खजाने में पैसे हुए, आपकी जेब में पैसे हुए, तो आप सब काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खाली भांडा जो है वो क्या कर सकता है? अल्टीमेटली वो खड़कता ही है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर तो आप रेवेन्यू जनरेशन कर सके, आप एफबीआर के जरिए जो है वो टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर सके, आईएमएफ के साथ मुआहिदा कर सके, आपके दोस्त ममालिक ने अगर आपकी सपोर्ट कर दी तो फिर तो सब ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि आगे हालात बड़े मुश्किल हैं। अगले 3 साल के अंदर जो कर्जा आपने वापस करना है वो तकरीबन कोई 74 अरब डॉलर बनता है। ये पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह होगा, कौन सी बड़ी सुपर पावर इस मरतबा आपकी मदद करेगी? खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर भी पाकिस्तान की इस वक्त वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो अफगान वॉर के अंदर या वॉर ऑफ टेररिज्म के अंदर थी, जब हमें कोलिशन सपोर्ट फंड की जानिब से भी बहुत से पैसे आते थे। तो बड़ा मुश्किल रास्ता है आगे। अब शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन हुआ है इससे सारी ये जो सूरत हाल आपने बयान की उसमें हमारा फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि इस इलेक्शन के ऊपर आलमी सतह पे भी आवाज़ें उठ रही हैं, मुल्क में भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो वो एक तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा। आपको लगता है कि वो इस्तेहकाम हमें नज़र आएगा सियासी? मैं अतर साहब, मेरी आज एक गैर मुल्की डिप्लोमेट से मेरी आज एक मुलाकात हुई। मैं चले आज वो मैंने अपने वैसे कहीं पे भी ये बात जिक्र नहीं की, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। तो ये गैर मुल्की डिप्लोमेट से आज मेरी एक मुलाकात हुई और मेरी डिटेल से मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए हैं मुल्क के अंदर, उस पर बड़े सवेर किस्म के शुकूक व शुबात हैं। जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं किए गए। चाहे वो अमरीका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब ने जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। किसी ने ज्यादा किए हैं, किसी ने कम किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज निकाल देने से या सिर्फ और सिर्फ एक बयान दे देने से क्या वही काफी है? अगर इनको वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो इन प्रैक्टिस भी नजर आते हैं या नहीं आते? तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन द फील्ड तो अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कागजी कार्रवाई के हवाले से बयान दे देने की हद तक तो वाकई एतराजात आए हैं, लेकिन इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा। अब पाकिस्तान के मामले में माजी के अंदर भी हमने देखा है, 2002 का इलेक्शन आपके सामने है, वो भी बड़ा सवेर धांधली ज़्यादा था, उसके ऊपर भी बड़े सवेर उस वक्त एतराजात थे। लेकिन सब कुछ वैसे ही चलता रहा, असेंबलियों ने वैसे ही अपना काम किया, सब कुछ जो है जो डेली रूटीन के काम होते हैं वैसे ही होते रहे। सो अभी तक तो फ्रैंकली स्पीकिंग सिवाय बयानात के मैंने इन ममालिक की तरफ से कोई ऐसी कोई बड़ा इकदाम नहीं देखा जिसने कोई वार्निंग लाइट जो है वो मेरे लिए ऑन की। ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और पार्टी इनसाइडर क्या कहते हैं कि ये पहले से डिसाइड हो चुका था या फिर जिस तरह के हालात बने उसकी वजह से मियां साहब ने ये? अतर साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन से पहले ही ये थी कि नवाज शरीफ साहब अगर तो उनको एक क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी उनकी पार्टी को, तो फिर तो वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है वो संभालेंगे। लेकिन अगर ये ना हुई और अगर इनको मखलूत हुकूमत की तरफ जाना पड़ा तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि तब तक ये भी तय था कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते तो फिर मरियम नवाज ने वज़ीर आला नहीं बनना था, और मरियम नवाज ने फिर फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनना था, उन्होंने पंजाब में नहीं आना था। तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब के पास अब ये कुर्सी आई है वज़ारत उज़्मा की, इसलिए मरियम नवाज को वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर जो है वो नामजद किया गया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स शरीफ खानदान के अंदर पाए जाते थे पहले से ही, कि अब उनकी सेहत उनको इतना रूम नहीं देती कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम कर सकें। इवन दो उन्होंने जलसे वगैरह तो अटेंड किए, लेकिन वो फिर भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी। आप एक दिन में एक ही जलसा आप उनका देखते थे, वरना आमतौर पर जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो है वो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जलसे भी कर बैठता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का अगर आप पूरा स्केड्यूल देखें तो सिर्फ एक जलसा था। तो उनकी सेहत भी अब उनको इजाजत नहीं देती, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में अब उनकी तमाम तर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये होगी कि पंजाब में पार्टी का जो हाल हो चुका है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी इलेक्शंस के अंदर, तो शायद अब पार्टी को जो है मजीद मजबूत किया जाए और पंजाब जो एक जमाने में नून लीग का गढ़ कंसिडर किया जाता था वो पोजीशन जो है वापस लाई जाए। अच्छा, आप मियां साहब को मुस्तकबिल में दोबारा किसी बड़े ओहदे पे देख रहे हैं?
नहीं, मैं नहीं देख रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब आइंदा अब किसी और ओहदे के ऊपर आएंगे। मेरे ख्याल में तमाम तर जो फोकस होगा वो मरियम नवाज़ की ग्रूमिंग की तरफ ही होगा। मरियम नवाज़ को जो है वो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर और बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का ओहदा किस तरह संभाला जाता है, ये ज़हन में रखिएगा कि मरियम नवाज़ भी एक फर्स्ट टाइमर हैं। इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे थे तो उससे पहले ना कभी वो वज़ीर रहे थे, ना वो कभी काउंसलर रहे थे, ना नाज़िम रहे थे, ना वज़ीर आला रहे थे। तो आते साथ ही जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठ गए थे। तो यहाँ पे मरियम नवाज़ ने सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आला की कुर्सी पे पहली दफ़ा बैठ रही हैं, बल्कि इससे पहले वो आज तक असेंबली में भी कभी नहीं गई थी। उन्होंने असेंबली में बतौर एमएनए या एमपी भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट के तौर पे वो सामने आई हैं। अब लेट्स सी वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाती हैं या नहीं। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में गंडापुर साहब का नाम दे दिया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये सिग्नल है, ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि हर किस्म की जो अब सियासत होगी वो मज़ामती सियासत होगी। आप जानते हैं अली अमीन गंडापुर जो है वो एक मसल मैन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जाने जाते हैं। बंदे इकट्ठे करना, जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च। अली अमीन गंडापुर की खिदमात जो है वो हमेशा इस काम के लिए ज़्यादा फेमस रही हैं। तो अगर आपने वज़ीर आला एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया है जो कि इवन मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी वॉइसेस उठ रही हैं कि ये एक अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है आखिर में चॉइस तो फिर इमरान खान साहब की चलेगी। तो अगर उन्होंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया है तो फिर इसका मतलब है तमाम तर फोकस जो है वो मज़ामती सियासत की तरफ होने जा रहा है और पेशावर से जो है इस्लामाबाद की तरफ गर्म हवाएं निकलेंगी। बल्कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिस दिन इजलास होगा, जिसमें तमाम वज़राए आला को इकट्ठे बैठना होता है, तो वो क्या सीन होगा जब मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर आमने सामने बैठे होंगे। तो वो देखने से ताल्लुक रखता होगा। वाकई यकीनन वो देखने से ताल्लुक रखेगा। अच्छा, एक और चीज़, अब हमने देखा कि वो जमातें जिनको उस तरह मैंडेट नहीं मिला, किसी भी जमात को एक वाज़े मैंडेट नहीं मिला, मैं पीडीएम की जमातों की बात कर रहा हूँ, नून लीग को नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, तहरीक इंसाफ तो जिस हालत में इलेक्शन लड़ रही थी वो हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो कहा जा रहा है कि जिन लोगों को मुस्तरद किया गया वो दोबारा मिल के एक हुकूमत बना रहे हैं। अब ये क्या निज़ाम में ख़राबी है? अब यहाँ पे हम निज़ाम चेंज करें? अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि जनाब अगर आपने इसी तरह मिलकर हुकूमत बना लेनी है तो फिर डायरेक्ट क्यों ना इलेक्ट कर लिया जाए, जिसने खान साहब को करना है, जिसने मियाँ साहब को करना है, बराह रास्त वोट पड़े। इस निज़ाम में तो फिर जोड़ तोड़ करके उसी तरीके से वज़ीर आज़म आ जाएगा। देखिए, उसके लिए ज़ाहिर बात है ये जो एक सोच है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी सोच है और बार बार हर इलेक्शन के बाद जो है ये डिस्कस होती है कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी और आइन में तब्दीली करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे है नहीं। और मेरा ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनमें से कोई भी एक स्टेक होल्डर जो है वो इस शर्त के ऊपर किसी सूरत भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है। ये सदारती निज़ाम के अभी माजी में आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, वो तो माजी में सदारती निज़ाम के हवाले से भी बात करते रहे गालिबन। जी बिल्कुल करते रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि आपको किसी भी किस्म की तब्दीली करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगी तो उस बहस का फायदा कोई नहीं है। मैं और आप जितने मर्जी टॉक शोज कर लें, अवाम में इस पर जितना मर्जी डिस्कस कर लें, एंड ऑफ द डे वो नंबर गेम जो इस वक्त असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में मौजूद है, जब तक वो इसकी अप्रूवल नहीं देगी ये कहानी बननी नहीं। सो मेरे ख्याल में ये एक ला हासिल बहस है, मैं नहीं समझता कि इसका कुछ होगा। अच्छा, ब्रीफली अगर आखिर में आप बता सकें पीपल्स पार्टी कैसे खेल रही है? बिलावल साहब कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा भी हैं लेकिन वजारतें भी नहीं लेंगे, मतलब ये है कि हम वजीर आजम बनवा देंगे, सदर बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे, इल्जाम नहीं लेंगे। मेरा एक्चुअली इस हवाले से ना एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। ज्यादातर लोग इस मामले पे जो तज्जिया दे रहे हैं, मेरा जरा थोड़ा सा तज्जिया उनसे डिफरेंट है। मुझे ये लगता है, ये खबर नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत हुआ है। और मजबूरी इस सेंस में कि मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में ना हो, और अगर तो नून लीग से आपने काम करवाना है, वो जो काम करवाते हैं, अगर तो आपने काम करवाना है तो फिर इनको खुल के खेलने दिया जाए और इनके ऊपर ये ना हो कि जनाब अब आपने पीपल्स पार्टी को साथ बिठा लिया है तो अब वजारत दाखिला किसके पास जाएगी, वजारत दिफा किसके पास होगी, वजारत खारजा किसके पास जाएगी। अगर तो हमसे काम करवाना है तो फिर हमें अपनी पूरी टीम लाने दें, फिर स्याह और सफेद के मालिक जो है वो हम खुद होंगे। तो मेरे ख्याल में नून लीग भी अंदर ही अंदर इस पे काफी सेटिस्फाइड होगी इस डिसीजन के ऊपर।